उपाय किए जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 316 माननीय श्री प्रभाकर रेड्डी, माननीय मंत्री जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Since the beneficiaries of Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana are based on 2011 census figures, प्लीज अपना क्वेश्चन। the number of people facing food insecurity has increased since then and they remain uncovered. What steps has the government taken to update the list of beneficiaries to ensure that maximum number of people are covered under PMGKY? माननीय सांसद का सवाल एक गरीब परिवारों से जुड़ा हुआ है। कोविड के समय पर जब पूरे विश्व को कोविड ने प्रभावित किया, उस समय जो श्रमिक थे उन श्रमिकों को उनको सुविधा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना लागू की, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को हम लोग मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। माननीय सदस्य का 2011 की जनगणना के अनुसार सवाल है, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी, उसके दायरे में जो लोग आते हैं उनको हम लोग दे रहे हैं। कोविड के समय जो सूची में नहीं थे उनको भी हमने दिया है। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय। Sir, I didn't get the correct answer for the first question. Anyway, the second, sir. सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय प्रभाकर जी। Sir, coverage of poor under PDS in AP is 61% in rural areas and 41% in urban areas. This translates into 2.68 crore, and the same has also been mentioned by Ministry in Annexure 1 of his reply. But the national average is 75% in rural areas and 50% in urban. So I would like to know the reasons behind this discrimination being shown forward to AP, and what steps will the minister take to give food grains to 75% to poor and rural areas, 50% to the poor in and rural areas, 50% poor in urban areas? माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय शहरी और ग्रामीण में कोई पक्षपात नहीं करता है। मैंने पहले ही जवाब में उत्तर दिया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, उनको हम मंत्रालय के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। और दूसरा विषय कि शहर के लोग छूट रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 2011 की जनगणना में छूटे होंगे, इसके कारण नहीं मिल रहा। फिर भी कोविड के समय पर हमने जो छूटे हुए थे उन लाभार्थियों को भी हमने दिया है। धन्यवाद। माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी। थोड़ा धैर्य रखिए, आप बड़े सीनियर मेंबर हैं। मैं हमेशा नजर रहती, आप ही की नहीं रहती है, रखें आप। धन्यवाद मान्यवर। बड़े पैमाने पर गोदामों से और मंडियों में रखा हुआ अनाज अधिकारियों के लिए मिली भगत से चोरी होता है और उसका वजन पूरा करने के लिए पानी की बौछारें कर दी जाती हैं। और ये कल्याण की योजना में जो गरीबों के लिए अनाज जाता है सड़ा हुआ और बिना क्वालिटी ऐसा जहरीला होता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शांता कुमार जी के समय में योजना चालू हुई थी कि वर्ष के आरंभ में फसल के समय में गरीबों को साल भर का इकट्ठा अनाज दे दिया जाए, सरकार की भंडारण की खर्चा बच जाए, उनको सही अनाज मिल जाए, उनको बार बार लाइन में ना खड़ा होना पड़े। तो आगे कोई सरकार ऐसी योजना कर सकती है? मंत्री जी से धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के संबंध में था, यद्यपि माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको मंत्रालय अच्छी तरह समझता भी है और मुझे लग रहा है कि उसमें हम लोग बहुत उसमें कमी की है और अगले सवाल आएगा उसमें जवाब देंगे। माननीय दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मूल रूप से कोविड के समय के लिए प्रारंभ की गई थी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, क्या मध्य प्रदेश के मामले में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के बारे में कोई शिकायतें माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुई हैं क्या? नंबर 1। और क्या वितरण और पोर्टल में जो बताया गया है उसमें कोई फर्क है क्या?
धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने 2 सवाल पूछा, आप एक का जवाब दे सकते। माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ सदन के सदस्य हैं और मुझे लग रहा है कि राजनीतिक बहुत लंबा अनुभव है। मंत्रालय जहां से कोई शिकायत आती है तो हम उसका समाधान और जांच भी एजेंसी भेजते हैं। माननीय ने 2 सवाल पूछे, एक तो शिकायत वाला और वहाँ लोगों को जो छूटे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि जो हमारे पास सूची भारत में उपलब्ध है, किसी भी स्टेट को पक्षपात नहीं करते, हम उनको देते हैं। और माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि मैं कल सवाल यद्यपि यहाँ का नहीं है, लेकिन कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने सवाल उठाए कि क्या बता एक मिनट, इसमें कटौती की जा रही, हम कटौती नहीं कर रहे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार इसलिए व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि गरीबी के जिस समय लोगों को काम छूटा था, उस समय घर में वापस आए थे, काम भी नहीं था, खाने का नहीं था। वो समय ऐसी परिस्थिति थी माननीय सभापति महोदय कि ऐसा गरीब परिवार था जो रोज रोटी कमाता खाता था, शायद ये गरीब कल्याण अन्न योजना लागू नहीं होती। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनके चूल्हे तक नहीं जलते। माननीय जवाहर सरकार जी, माननीय जवाहर सरकार जी, माननीय जवाहर सरकार जी प्लीज, माननीय जवाहर सरकार जी प्लीज, आपका अनुरोध सुन रहे हैं प्लीज। माननीय जवाहर सरकार जी, सर योर क्वेश्चन विल गो ऑन रिकॉर्ड नाउ, योर क्वेश्चन विल गो ऑन प्लीज Sir, my प्लीज। so my question is to the senior minister, to the MO, क्वेश्चन इज आर PMGKY, please. to the senior minister, to the MOs and to the government. We have been stocking about 90 lakh metric tons more per year over the last 3 years, before COVID also. Our stocks, as the Honorable Minister has replied to one of my queries, is comfortable. We are now at 516 lakh metric ton against a mandatory stocking requirement of 214 lakh metric ton, more than double. So why are you being so miserly by extending it only up to September? Why don't you go for the whole year? This is the only scheme that reaches the poorest of the poor. Please be brief. That's Please all. brief in My- question. that's my Thank you. question, sir. It's a suggestion, I think. माननीय सभापति महोदय, परिस्थिति को देखते हुए सरकार उपलब्ध कराती है और मेरा मानना यह है कि जैसा समय होगा सरकार पुनः विचार करेगी। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 317 और 325 सिमिलर नेचर के हैं, इसलिए दोनों को एक साथ हम सब ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 317 माननीय GVL नरसिम्हा राव। 17 माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। So my question is about malpractices in procurement of paddy from the states of Andhra Pradesh and Telangana. And Honorable Minister in his reply says complaints regarding procurement by middlemen were brought to their notice from Andhra Pradesh, and the complaints in mismatch of procurement and storage was noticed in Telangana, a huge quantity of 18,000 metric tons of mismatch. And on both the occasions, the reply says the ministry has written to the state governments for redressal. But my complaint is that the state governments Please and be officials. brief in question. Sir, I'm coming to the question, sir. Yes. State officials are complicit in many of these instances. So what will the ministry do independently to verify these malpractices and take against माननीय action GVL जी, against culprits? please be brief on questions. Yes, sir. Please, माननीय मंत्री। सभापति महोदय, भारत एक राज्य संघीय ढांचा है। उस संघीय ढांचे के तहत राज्यों पर हमें विश्वास करना होता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से शिकायतों की जो सूचना आई है, वहां से रिपोर्ट आएगी, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। Is about the payment to the farmers from whom paddy is procured, sir. These both are decentralized states, and then there are complaints that in Andhra Pradesh, paddy farmers are not being paid for a period of even 3 to 6 months. And there is a huge unrest among farmers. Please. I would like to ask the Honorable Minister, what is the guideline from the central government with regard to release of payment to the farmers for procurement? State government says 21 days, but then they are taking Please several be brief. months. Please be brief. Thank you, Questions. Please. खरीदने का कई जगह से खरीदा जाता है। किसान मंत्रालय भी खरीदता है, राज्य सरकारें भी खरीदती हैं
और मुझे लग रहा है कि मंत्रालय की तरफ से पेमेंट में कोई देरी नहीं होती है, हम लोग तत्काल पेमेंट करते हैं और कहीं ऐसी शिकायत है तो उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। पेमेंट वास्तव में प्रोक्योरमेंट के तुरंत बाद होनी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पूरी परिस्थिति पे नियंत्रण लगातार रखा है, उसके कारण आज देश भर में असम में अभी कुछ उसकी आधार लिंकिंग बाकी है, क्योंकि वहाँ आप सब जानते हैं कि आधार के प्रोसेस में कुछ विलम्ब हुआ था। उसके अलावा देश भर में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया और जो कुछ राज्य वेस्ट बंगाल, दिल्ली वगैरह जुड़े नहीं थे, वो भी उनको भी जोड़ने के लिए बाध्य किया, कोर्ट के ऑर्डर से उनको भी आना पड़ा। अब ये परिस्थिति है कि देश भर में पेमेंट किसानों के खाते में डायरेक्ट जाता है, सब बिचौलिए, सब मिडलमैन सब खत्म हो गए, दलाल, जिस प्रकार के पुराने जो गलत काम होते थे उसको टेक्नोलॉजी और एक पारदर्शी व्यवस्था से हमने खत्म किया है। अगर कोई ऐसे इंस्टेंस हैं, मैं ये भी कह दूं कि हम साधारणतः एडवांस में 90% पैसा एडवांस में स्टेट को दे देते हैं। तो ये कई बार जो बात निकलती थी कि पेमेंट नहीं मिली सेंटर से, ये वो, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पर्याप्त राशि बजट में आवंटित की और अब 90% प्रोक्योरमेंट शुरू होने के पहले ही राज्य को मिल जाता है। और अगर कोई राज्य, कोई भी राज्य हो देश का, अगर वहाँ ये शिकायत है तो कृपया करके प्रमाण के साथ तुरंत हमें सूचना दीजिए। हम टीम्स भेज के वहाँ पे इमीडिएटली जरूरत पड़े तो रेड कराएंगे, चेक कराएंगे। हाल में ही हमने तेलंगाना के सभी फेयर प्राइस शॉप्स, सभी राइस मिल्स पे, क्योंकि ये कंप्लेंट्स वगैरह आ रही थी, सभी राइस मिल्स के ऊपर भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया। ऐसे ही अगर कोई और राज्य की भी कोई शिकायत हो, किसी भी सरकार की राज्य हो, तो हम जरूर अवश्य उस पर धन्यवाद। क्वेश्चन 3 to 5 डॉक्टर सस्मित पात्रा फर्स्ट। Sir, the Honourable Minister has given a very deep onto the question. This is with reference to the procurement of paddy. So my earnest question to the Honourable Minister is, Odisha has been requesting for evacuation of the surplus parboiled rice. And since now the free ration is being, the free ration program is being extended, so obviously there will be demand for parboiled rice going forward. Would the Honourable Minister be so kind to lift the evacuation of the parboiled rice? Thank you. उपसभापति जी, ये विषय बार बार इस सदन के समक्ष आता है और मैंने बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड लिया है इस विषय के ऊपर। पहली बात तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों के साथ एमओयू किया हुआ है। एमओयू में ये बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आपके प्रदेश में आप पैडी से चावल बनता है, जो चावल आप वितरण करते हैं अलग अलग स्कीमों के माध्यम से, उसमें जो आपके स्टेट में खपत होती है वो आप किसी भी प्रकार का चावल ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप खरीदें और अपने स्टेट में वितरण कर दें। अगर आपके स्टेट में अधिक चावल बनता है जो आपके स्टेट की खपत से ज़्यादा है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और आज के दिन तो देश भर में लगभग कई राज्य हो गए हैं जहाँ अधिक चावल बनता है। बहुत बार और कई बार डेलीगेशन पे डेलीगेशन आई, धमकियां दी गई कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा, कुछ मंत्रियों के डेलीगेशन आके समय समय पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा करते हैं। हमने एकदम कंसिस्टेंट और स्पष्ट स्टैंड लिया है, इसीलिए मैं उठा के मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि जो एक्सेस राइस अगर आप सेंट्रल पूल में देना चाहें, उसके लिए जो हमारा आपसी एमओयू है और जो वर्षों से चले आ रही परंपरा है, दोनों में ये बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो देश की खपत है, जो बाकी राज्यों में अगर कोई चावल खरीदने वाला हो, उस खाने वाला हो, जहां वितरण हो सके, तो वही चावल एफसीआई सरप्लस पूल में ले सकती है। अगर कोई राज्य क्वालिटी अलग प्रकार की देना चाहे जो देश में वितरण ही नहीं हो सके, जिसकी कोई खपत ही ना हो, तो सरकार उस चावल का क्या करेगी? सरकार जितना एक्सेस चावल ले सकती थी वो लेती भी रही। पारबॉइल भी लिया हमने, आपके राज्य से भी लिया, तेलंगाना से भी लिया, लेकिन आज लगभग 1.5 वर्ष पहले
परिस्थिति ये हो गई कि 4-5 वर्षों का पारबॉइल्ड राइस एक्सेस भंडारण में था। उस समय सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया पहले से कि एक्सेस राइस हम सिर्फ रॉ राइस के रूप में ले पाएंगे। अगर आपके यहाँ पे एक्सेस राइस और कोई प्रकार की है तो आप अपने प्रदेश में वितरण के लिए ले सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी छूट है और हम चाहेंगे कि आपको खरीदें अगर आपके राज्य में है और उसको अपने राज्य में वितरण करें। लेकिन सरप्लस राइस लेके, आखिर देश का पैसा है, आप सब यहाँ वरिष्ठ नेतागण, देश के नेता बैठे, हाउस ऑफ एल्डर्स है, सब यहाँ पे टैक्स पेयर्स बैठे हैं अधिकांश। अब हम टैक्सेस का पैसा आपका सदुपयोग करें, ये हमारी जिम्मेदारी है और उसके हिसाब से हम इस जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। A related question on the second supplementary is, in case the union government says that it does not have sufficient areas or scope for further evacuation of rice, would the union government consider probably either A, taking the onus on itself or facilitating for export of these rice to countries where such rice is required so that the farmers of the states like Please be Odisha brief, could be? brief. Thank you. माननीय उपसभापति जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि अगर आप रॉ राइस के फॉर्म में जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस है उसके तहत आप जितनी क्वांटिटी सरप्लस है देंगे, केंद्र सरकार उसको खरीदेगी बिना कोई संदेह के। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं सभी को। लेकिन एक्सपोर्ट करना इस भंडारण में से, जो भंडारण सरकार खरीदती है फूड सिक्योरिटी के तहत, उसमें से एक्सपोर्ट करना हमें परमिटेड नहीं है। WTO के जो बंधन हमारे ऊपर है, जो 1995 में, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, हमारी सरकार ने नहीं ये बंधन लिए, ये 1995 की वर्तमान उस समय की सरकार ने जो बंधन WTO में अपने ऊपर बांध लिए थे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत खरीदा हुआ अनाज एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। राज्य सरकार इसके बारे में कुछ भी करना चाहे, प्राइवेट सेक्टर के लोग उसको एक्सपोर्ट करें तो उसका स्वागत है। हम तो चाहते हैं कि राज्य भी इन्वॉल्व हों। केंद्र की जो पूरी पहल है, पूरी कोशिश है कि भारत का सामान, भारत के हमारे अन्नदाताओं का उत्पाद पूरे विश्व में जाए। और आप सब जानते हैं कि हमने $400 बिलियन पहली बार निर्यात किया है भारत से, पहली बार, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अब तो मेरे पास आज आंकड़ा आ जाएगा, 400 से भी बढ़ के शायद 415 के भी ऊपर चला गया। हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है और पूरे सदन के लिए, उस तरफ हो या इस तरफ हो, आप हो, हम सबके लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारे देश के निर्यातक, अन्नदाता, डेयरी के लोग, MSME, सब ने मिलके इसको सफल किया। इस लक्ष्य को आगे इसको और बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। लेकिन इसमें सरकार दखलअंदाज ना दे तो मैं समझता हूँ निर्यात और ज्यादा बढ़ेगा। सरकार घुसेगी तो उसकी समस्याएं और WTO के बंधन आ जाएंगे। धन्यवाद। माननीय श्री केशव राव जी, आफ्टर विल कम ऑन 325। माननीय केशव राव जी, आपने दो क्वेश्चन को मिला दिया। तो नहीं, आप पहले क्वेश्चन पर सप्लीमेंट्री इज ऑन फर्स्ट नाउ 317। they are similar and it is the minister who has to do. And minister जैसा ने कहा कि ये बहुत मरतबा डिस्कस हुआ, मिनिस्टर से इतने मरतबा हम डिस्कस करते हैं, वो वैसे ही कंफ्यूज रखते हैं हमको जब पहले दिन किया उन्होंने। सवाल ये है कि DCP में डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट जो थोड़े स्टेट्स करते हैं इंक्लूडिंग तेलंगाना, हम राइस जब जिस दिन पैदावार होता है उसी दिन खरीदना पड़ता है स्टेट्स को, नॉट द सेंटर प्लीज। स्टेट खरीद के उसको मिलिंग करने के बाद हम आपको FCI को देते हैं व्हेन इट इज मार्केटेबल सरप्लस। पैसा कब मिलता, पहले या मैं देता हूं उस दिन जून में, आप देते हैं अगस्त में। इसीलिए हमने यही पूछा आपसे, यही क्वेश्चन ये है, विल द गवर्नमेंट कंसिडर टेलिंग अस वी विल बाय सो मच ऑफ क्वांटम ऑफ राइस फ्रॉम यू, बिकॉज number two, the basic question is, it is paddy in the entire literature of yours. There is no rice litter in the MOU or in the constitution, in the law, in the books. It is paddy. When you are saying paddy, there could be a paddy which is a broken paddy, a paddy which is a fine rice paddy, it could be a paddy which is a good variety. Thank you, Kesaraji. Please, what please. We have a variety, Thank you. and Odisha has a variety Thank which you. goes to boiled Thank rice. you. माननीय उपसभापति जी,
मैं समझता हूँ जितना स्पष्टीकरण मैंने किया उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट स्पष्टीकरण नहीं हो सकते। हाँ, अगर कोई चूज करे कि समझना ही नहीं है तो ना समझ के बारे में तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से मैंने बताया कि एक्सेस राइस हम पूरा। आपको क्यों लग रहा है आपके तरफ बोला? आपको क्यों लग रहा है कि मैं आपके लिए बोल रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ शायद सोम प्रकाश जी नहीं समझे हो। प्लीज आपस में बात ना करें। माननीय मंत्री जी प्लीज आपस में बात ना करें। देखिए साहब, बहुत स्पष्ट मैंने बताया और सरकार माननीय उपसभापति जी, तेलंगाना की सरकार ने हमको लिखित दिया है कि हम आपको अब पारबॉइल राइस नहीं देंगे, हम आपको रॉ राइस देंगे। अब ये पैडी क्या नया एक कहानी इन्होंने शुरू कर दी है जिसका कोई आधार नहीं है। आपस में बात ना करें। आप क्वेश्चन पूछिए। माननीय राइस बनता है, एफसीआई वो राइस खरीदती है, वर्षों से खरीदती आई है। फिर इनके मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा पंजाब की तरह खरीदिए। मैंने कहा एकदम पंजाब की तरह खरीदते हैं। पंजाब में जो राइस आती है वो एमओयू के तहत जो राइस देश भर में बिक सकती है, देश भर में वितरण हो सकती है, वो आती है। ये बार ये गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है, खास तौर पे हमारे कुछ सांसदों द्वारा, कुछ राज्य सरकारों द्वारा, ये एकदम बेबुनियाद है, ये गलत है, सत्य से परे है। तेलंगाना में सभी जो राइस बनती है उसको रॉ राइस बनती है, उसको खरीदेगी सरकार। ये राज्य में किसानों को जो गुमराह किया जा रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं समझता हूँ जरूरी है राज्य सरकार इस पे कठोर कार्रवाई ले, राज्य सरकार अपने किसानों की चिंता करे और राज्य सरकार अच्छी तरीके से प्लीज आपस में बात करें। प्लीज आपस में बात करें। नहीं प्लीज कोई बात नहीं करते। नो मिस्टर प्रदीप भट्टाचार्य नो प्लीज, नॉट अलाउड, नो नॉट नेसेसरी। किसी और के बाद रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा। माननीय प्रदीप भट्टाचार्य जी, टू पुट योर क्वेश्चन। Food Corporation of India (FCI) and decentralized procurement (DCPs), the states procure wheat and paddy at the minimum support price. The acquisition cost differs state to state due to difference in cost of statutory taxes, transportation, handling charges, etc., etc. I would like to know from the Honorable Minister, when every day we are seeing price rise of diesel and petrol, it is going up and up. Are you going to give more price to the farmers, paddy farmers? Thank you. प्रदीप। विषय वास्तव में हमारे मंत्रालय का नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हैं, परंतु इसका एक इंडिपेंडेंट सीएसीपी है। वो सीएसीपी सभी जो खर्चा होता है किसानों का, उस खर्चे का पूरा डिटेल्स देती है, उसके ऊपर मिनिमम 50% ऐड करती है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है कि उन्होंने जो काम इतने वर्षों में नहीं किया गया, जो MS स्वामीनाथन जी ने जिसकी इतनी तारीफ की, टाइम्स ऑफ इंडिया में इतना बड़ा ऑपेड लिखा कि कोई प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी के पहले किसानों के लिए इतना काम नहीं किया जितना मोदी जी ने किया। उन्होंने इसको सुनिश्चित किया कि मिनिमम 50% कॉस्ट के ऊपर किसानों को मिले, उसको वो सीएसीपी पूरी तरीके से स्टडी करती है। यही तक कि पेट्रोल डीजल के अगर दाम बढ़ते हैं वो भी उस कॉस्टिंग में आ जाती है और उल्टे उसके ऊपर 50% और। प्लीज माननीय जी देवगौड़ा जी प्लीज, नहीं अलाउ नहीं, आप बैठे प्लीज। माननीय जी देवगौड़ा जी प्लीज, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, प्लीज आप बैठ प्लीज। कोई ये डिबेट नहीं है। आई एम टेलिंग इट्स नॉट डिबेट, प्लीज इट्स नॉट डिबेट। माननीय जी देवगौड़ा साहब प्लीज आपस में बात ना करें। माननीय जी देवगौड़ा जी। With the permission of the chair, I would like to draw the attention of the Honorable Minister, who is the leader of this House. About Karnataka, I tried my best to raise the issue of the ragi and maize. Not even call attention. At the last stage, when I came to the House, special mention
your good self has said, don't do this, I will take care of it. Your good self has said, for which I am grateful. Sir, 7 lakhs tons of ragi, nobody is procuring. In my home district, ask your government, if 1 quintal of ragi has been purchased, I will apologize. This is how things are going on in the states. I don't know about the paddy. Paddy is almost all the irrigated place, paddy is going to be grown. The problem is much more bigger than what the ragi issue. Thank you, sir. Thank you. This question is on Ragi paddy. issue. Karnataka is the only state in southern part of Karnataka. Thank you. This question is on paddy. To be grown, Please, please. and maize is going to be grown. Please, Sir, please. with your kind permission, Please. he has taken the responsibility. Please. If you Please. going to assure, I will solve this problem Please. of Karnataka. Please, I will be Anil, happy. please. Honorable Deputy Chairman, Honorable former Prime Minister of India is a very, very senior leader. He has in fact run the whole government, so he is fully aware of how this whole process works. The prevailing system over the years is that wherever the state decides to distribute any other product other than rice or wheat under their program of rice distribution under the NFSA, they can procure the ragi or any other product and maize and distribute it within the NFSA provisions. Karnataka government has informed us that they are procuring ragi at MSP. Central government has already given permission, which is why I said the issue has no relevance, and that's why I said I will satisfy you. If you have any concerns about that, I'm happy to discuss with you. I'll talk to the Chief Minister, we can have a conversation. But for maize, they have not yet sought permission. We will talk to the Chief Minister and find out. But the state can procure it and distribute it within their state. The central government does not take ragi or maize because that is not mandated as any central pool stock. Thank you. Dr. Ashok Bajpai. माननीय उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद भी बहुत से राज्यों में और बहुत से जनपदों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधी खरीद न करके अड़तियों के माध्यम से खरीद कराई जाती है और उससे किसानों को जो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए वो किसानों को नहीं मिल पाता है। क्या इसके लिए कोई ऐसी मार्ग निर्देशन या कोई दिशा निर्देश जारी करेंगी जिससे राज्य सरकारें बाध्य हों सीधे किसानों से खरीद के लिए? माननीय उपसभापति जी, इसके एकदम स्पष्ट निर्देश सभी राज्यों को दिए गए हैं और अगर माननीय सदस्य कुछ स्पेसिफिक केसेस हमारे समक्ष रखे तो हम उसके ऊपर उचित कार्रवाई तुरंत करेंगे, राज्य सरकार से भी बात करेंगे। लेकिन हमारी इच्छा है कि देश का कोई अन्नदाता, कोई किसान वंचित ना रहे। केंद्र सरकार की लगातार प्रयास है कि हम अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाएं और कई राज्यों में तो आप फिगर्स अभी दिए भी गए हैं आंसर में। आप फिगर्स देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सर आज से 4 साल पहले 2016-17 के खरीफ मार्केटिंग सीजन का कुल 85,000 करोड़ पेमेंट हुआ था और 2020-21 में वो बढ़ के 1,70,000, यानी 4 साल में दुगना हो जाना किसानों की पेमेंट। ये तो मैं समझता हूँ किसी भी समय इस देश में इतना ग्रोथ कभी नहीं देखा और मैं इसके लिए हमारे किसानों को दाद देता हूँ, उनका साधुवाद करता हूँ। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस हो तो मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा। आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में 5,300 करोड़ की खरीद 2016-17 में होती थी, यहाँ जवाब में दिया हुआ भी है। तब तक योगी आदित्यनाथ जी आए नहीं थे वहाँ पे। अब 2020-21 में वो बढ़ के 12,619 करोड़ हो गए, यानी 2.5 गुना। और आप अगर कोई भी जनपद की जानकारी दें तो मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार का संवेदनशील नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, जिसका परिचय और जिसका आशीर्वाद जनता ने उनको हाल में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से दिया है, मेरा विश्वास है कि कोई भी जनपद वंचित नहीं रहे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 318, माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री।
Sir, there are serious delays and cost overruns in implementation of 32 projects in 11 corridors of National Industrial Corridor Development Corporation projects. There are various reasons for these delays. As you may be aware, sir, there are delays between state and central government, delays in land acquisitions, delays in obtaining statutory clearances, and then contractual issues, lockdown issues, and proper implementation strategies. I want to ask the Honorable Minister, what are the measures being taken by the Ministry to address these issues? Thank you. Honorable Deputy Chairman Sir, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अधीन भारत सरकार ने 11 कॉरिडोर्स को अप्रूव किए हैं जो 18 स्टेट्स में है। 32 नोड्स उसमें डेवलप हो रहे हैं 4th फेज में। जो क्वेश्चन माननीय मेंबर ने पूछा है उसमें 4 नोड तो कंप्लीट हो गए हैं और 3 नोड जिसके बारे में उन्होंने पूछा कि फिजिबिलिटी स्टडी हुई है, उसकी लैंड अवेलेबिलिटी और फिजिबिलिटी को स्टडी को देखते हुए लैंड ट्रांसफर एसपीबी को हो गई है और उसके लिए भारत सरकार ने अपने फंड्स 522 करोड़ कृष्णापट्टनम नोड के लिए और तरुणाकुलू के लिए 586 करोड़ और तीसरा जो उन्होंने पूछा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए 853 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। इसलिए स्टेट टेंडर प्रोसेस में है, टेंडर हो गए तो काम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री Sir, माननीय रेड्डी जी। this corporation, the main objective is to develop future industrial cities so that India can compete with the best international platforms on the industrial development and growth. What are the measures being taken by the government to attract foreign investment, and also what sort of incentives that are being provided to ensure that we become a globally competitive industrial country? धन्यवाद। Chairman sir, a little bit also about the first supplementary that he had raised. I say with a lot of sadness that the kind of cooperation that we could have received and should have received in encouraging these projects in the national corridors, in industrial corridors from the states has been unfortunately very slow. In fact, this project was first approved in 2008. But after that, for several years, neither did the central government provide adequate funds, nor did the whole project come into shape, though it was approved by the cabinet in 2011, and a corpus of 17,500 crores was committed with a maximum of about 3,000 crores per node. Unfortunately, for several years after that also until 14, no significant action happened. We took up this project in right earnest. Many states have not yet transferred the full land, because of which many projects are getting delayed. Some projects are getting completed because state governments were active and therefore the matching share was received from the state government. It's a joint project of center and states. When both get together, these projects can get expedited. So I would urge all honorable members in your own states, wherever these projects are being implemented, if you can help us exert your own support so that the state government becomes more proactive also. Ultimately, the center can only create the master plan, the perspective plan, which Honorable MP and former Minister knows very well because it was crafted during his time. But I'm talking about you, Anandji. I was referring to you. So sure you can. But I'm just saying that these projects, we are very keen, should be expedited also, and would urge your support. As regards promoting foreign direct investment or foreign investment, I'm happy to share with the House through you, sir, that over the last 6 years, every year, we have broken all previous records. So every year has been a record foreign direct investment, year after year, including the COVID period. And I think it's a matter of great pride for every Indian, all honorable MPs in the House, outside the House, and for 135 crore Indians, that today the world sees India as a preferred destination.
Now they don't ask why India. They said it has to be India. And that is the mood we find wherever we go. I've just concluded a very successful visit in UAE, Honorable Deputy Chairman. The mood of business communities was to be seen to be believed. The meetings we had with several investors of UAE, they were asking us, can you give us more proposals? We want to invest more. Well, that's what he asked me. By the way, Jairamji, probably your mic was on, your headphone was not on. He asked about steps we are taking. Please, huh? Brief. We are expediting our engagement with international investors. We have entered into an FTA, Comprehensive Economic Partnership Agreement with UAE, which has encouraged businesses on both sides to look at greater degree of engagement. Discussions are going on with UK, EU, Canada, Australia, Israel. Many countries are looking forward to expanding their engagement with India. So I can assure you, this government is committed to attracting international investment, promoting domestic capital and investment, and collectively make the country and every countryman prosperous in the next 25 years. The Amrit Kal that Honorable Prime Minister has said will be the collective effort of all Indians to take India to greater माननीय heights. मंत्री जी धन्यवाद। माननीय आनंद जी कुछ हाथ उठाया था जी। Sir, I have read the reply of the Honorable Minister very carefully, and I was listening to the Honorable Minister. I would like to say, through you, to the Honorable Minister and inform this House that when major national initiatives are taken, it is not your time or our time. Those are national projects, national initiatives. So we have an agreement with Japan. It's a cabinet decision of the Government of India, what Minister referred to. Subsequently, we created a joint corpus, and I put the officer in charge who is the key person in the Niti Aayog today. So Minister's reply, what he has said, that yes, I agree with him that many states land procurement is a problem. That part I also was witness to, and we were negotiating with the states. But the availability of the funds was there. What I want to mention, sir, since Honorable Minister has said nothing was done earlier, sir, this Chennai-Bengaluru corridor was extended up to Tumkur and then Chitradurga during my time. Sir, Dholera in Gujarat was also launched, Bikram Puri Udyog. So, sir, he has mentioned in his replies. That was launched by me, along with the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Chauhan. So, you are continuing with the work, good luck. But to say that it did not happen, sir, that is... Thank you. I think that I should set that Thank you. माननीय सुरेंद्र सिंह नागर। सभापति जी, DMIC के तहत उत्तर प्रदेश के दादरी के बोड़ाकी में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनना है, जिसमें वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भी बनना है। माननीय मंत्री जी, रेलवे मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, जिससे दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन है उसमें भार कम होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए, इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, और अगर लक्ष्य निर्धारित किया है तो धन्यवाद। ये परियोजना धन्यवाद नागर। सभापति जी, मैं माननीय सांसद जी को और सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब में जो दादरी पे आने जा रहा है। उसके लिए लगभग 1183 एकड़ लैंड की प्लानिंग मास्टर प्लान बना था, जिसमें 911 एकड़ ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को मिल चुका है, और 205 एकड़ का लैंड पार्सल अब वो एक्वायर कर रहे हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। साथ ही साथ 56.8 एकड़ लैंड DFCCIL रेलवेज के लिए रेलवे एक्ट के धारा 20A के तहत नोटिफिकेशन 19 एकड़ की निकल चुकी है, बाकी की कार्रवाई चल रही है। हमारी लगातार संपर्क चल रहा है उनके साथ, पानी का आवंटन होना थोड़ा सा बाकी है, वो चल रहा है। एक्सटर्नल कनेक्टिविटी वर्क, थोड़ी रोड को 105 मीटर बनाना है, उस पर भी काम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जल्दी शुरू करेगी। एक कनाल का डाइवर्जन होना है
उस पर इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमारी बातचीत चल रही है। तो एक प्रकार से एक और खुशी की बात है कि प्रोजेक्ट एसपीवी को 562 एकड़ लैंड भी ट्रांसफर हो गया और मैचिंग इक्विटी उत्तर प्रदेश सरकार ने 853 करोड़ की दे भी दी। ये अपने आप में दर्शाता है कि जब सरकार राज्य की साथ में मिलकर चले, और इसीलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन सरकार को जितने जितने राज्यों में आप एनकरेज करोगे उतनी जल्दी काम भी आगे बढ़ जाता है। तो राज्य सरकार भी सहयोग करती है केंद्र को, तो वहाँ पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। धन्यवाद। माननीय प्रेम गुप्ता जी। मान्यवर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का इम्प्लीमेंटेशन एक नीड ऑफ द डे है। जब चीन में पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से चीन, जापान, चीन, अमेरिका, यूरोप के जो मिसअंडरस्टैंडिंग, कोविड और उसके बाद में जो डेवलपमेंट हुई है, बहुत सी बड़ी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज ने डिसाइड किया कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से हटाकर और किसी दूसरे मुल्क में लेके जाएं। हम लोगों ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मंत्री जी मिस की है। आप ठीक है, आप दुबई गए और यूएई में उन्होंने ये बोल दिया और वो बोल दिया, ये सब पेपर के ऊपर घोड़े दौड़ाने वाली बात है। फैक्चुअल सवाल फैक्चुअल सिचुएशन ऐसी है श्रीमान जी कि 60% इंडस्ट्री थाईलैंड और वियतनाम चली गई और बाकी जो है जाने के प्रोसेस में है। मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या कोई आप ऐसे 2, 4, 5 बड़े प्रोजेक्ट बता सकते हैं कि जो चाइना से शिफ्ट होकर हमारे यहाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सारे तर्क दे सकता हूँ माननीय उपसभापति जी, ये बताने के लिए कि जो माननीय सांसद जी ने कहा है वो पूरी तरीके से गलत है। मेरे हिसाब से मैंने अभी जैसे बताया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हर वर्ष रिकॉर्ड आ रहा है तो इसका क्या दर्शाता है? आज स्टार्टअप की दुनिया में अगर हम विश्व के तीसरे अंश में पहुंच गए और 90 से अधिक स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बच गए, तो ये क्या दर्शाता है कि लोग भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जब आप निवेश देखें तो बड़े बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, बड़े मात्रा में निवेश आया है अलग अलग क्षेत्रों में। ये दर्शाता है कि विश्व को आज भारत के प्रति बहुत आकर्षण है। आप पीएलआई स्कीम देख लीजिए, एप्पल, आप पीएलआई स्कीम देख लीजिए। पीएलआई स्कीम में जो एंथुसियास्टिक रिस्पांस मिला है, अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। और अगर प्रमाण देखते हैं कि क्या भारत आ रहा है, मैं समझता हूँ मेटी की जो पीएलआई स्कीम थी, जिसके तहत इतने सारी मोबाइल कंपनीज भारत में आई हैं, उसका वो एक स्पष्ट उदाहरण है। एप्पल का अभी पढ़ रहा था 10,000 करोड़ भारत से निवेश हो रहे हैं। मोबाइल फोन आज शायद विश्व में चाइना के बाद सबसे ज्यादा भारत में बन रहे हैं। तो दूसरे देशों की तरफ देख के अपने देश को नीचा दिखाना, मैं समझता हूँ ये शोभा नहीं देता है। हमें गर्व होना चाहिए अपने देश की उपलब्धियों की। माननीय कनक मेला रविंद्र कुमार, माननीय कनक मेला रविंद्र कुमार, आप सवाल पूछे, आपका रिकॉर्ड। कनक मेला रविंद्र कुमार जी। माननीय गुप्ता जी, कनक मेला रविंद्र कुमार जी, सारी बात और रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। कनक मेला रविंद्र कुमार जी। थैंक यू सर। प्लीज 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 माननीय गुप्ता जी, आप सवाल पूछ चुके हैं। नहीं, प्लीज प्लीज नो, आपस में कोई बात नहीं, इट्स नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय गुप्ता जी प्लीज, माननीय गुप्ता जी आपस में कृपया बात ना करें। माननीय गुप्ता, इट्स नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो, आप अन्यथा पूछ रहे हैं, बाहर बात कर लीजिएगा मिलकर के माननीय मंत्री से। माननीय कनक मेला रविंद्र कुमार जी, अब हाउस का काम में बाधा मत डालिए। मिस्टर गुप्ता प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग, हाउस का काम में बाधा मत डालिए प्लीज। मिस्टर, आप दूसरे मेंबर को रिप्लाई मत करिए प्लीज। कनक मेला रविंद्र कुमार सर, in the reply of the honorable minister, Hyderabad-Bengaluru Industrial Corridor program was not mentioned in this. The government of India, it seems, also approved the development of Hyderabad Industrial Corridor. Under this project, the government of AP is also requested, it's a joint program. Government of India, AP has to be identify the nodes and provide a land for that. In respect of Hyderabad-Bengaluru Industrial Corridor, how much the land is required for the nodes
and what is the progress, whether there is any time-bound program to complete this program. Please brief. मैं इस पे 1 मिनट में आता हूं, पर मेरे बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मैं माननीय नेता सदन एक आग्रह करूंगा, बार बार चेयरमैन ने भी कहा है, माननीय सदस्य भी कृपया सीधे सवाल पूछें, अपना एक्सप्लेनेशन और दूसरे मुद्दे न करें, सीधे सवाल पूछा करें। और आपसे भी आग्रह है कि कृपया बहुत वरिष्ठ सदस्य, उनको लग रहा है मैंने जवाब नहीं दिया। आज 2 लाख करोड़ लगभग पीएलआई में अकेले 14 सेक्टर में दिया जा रहा है। 76,000 करोड़ हम दे रहे हैं पीएलआई में, नहीं, क्योंकि इन्होंने आप माननीय कनक मेहता रविंद्र कुमार जी का जवाब दें। आप सरकार की बड़ी आप माननीय कनक मेहता रविंद्र कुमार जी आंध्र प्रदेश का सवाल है। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अप्रूव्ड है, उसमें कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है। वहाँ 2,500 एकड़ की मास्टर प्लान तैयार हो चुकी है, वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है, एसपीवी भी बन गई है। 2,090 एकड़ जमीन एसपीवी को मिल चुकी है और 522 करोड़ इक्विटी आंध्र प्रदेश की सरकार ने रिलीज की है। और उसका आजकल एनवायरमेंट क्लियरेंस का प्रोसेस चल रहा है, राज्य सरकार और एसपीवी मिलके वो प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है। ईपीसी टेंडर लगभग 1190 करोड़ के ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड, यूटिलिटीज, पानी की सप्लाई, फायर फाइटिंग, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, स्टॉर्म ड्रेनेज जो होती है, एसटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, डब्ल्यूटीपी, बिजली के कनेक्शन, इन सब का टेंडर 23 सितंबर 2021 को इसको इशू किया गया है। अब उसकी रिस्पांस और उसके बाद निर्णय लेके उसको जल्द फाइनल किया जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट का इसमें लगभग 1 लाख लोगों को डायरेक्ट और लगभग उतने ही लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। मैं समझता हूं कि अब आंध्र प्रदेश में भी कृष्णापट्टनम में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क आने के करार पर है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 319, क्वेश्चन नो, आप रुको नहीं, क्वेश्चन नंबर 319 माननीय प्रेमचंद गुप्ता जी, नहीं कोई इजाजत नहीं, प्लीज 319 आप प्लीज क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन पे जा, प्लीज क्वेश्चन नंबर 319 प्लीज आप बोले। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 319 माननीय मंत्री जी जवाब सभा पटल पर रख दिया गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। मेरी पहली सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर, सरकार द्वारा वर्तमान में राजस्थान में वस्त्र और बुनकर उद्योग संबंधित कार्य के लिए कोई स्थान चिन्हित किए गए हैं और सरकार द्वारा राजस्थान में बुनकरों के लाभ के लिए किसी योजना पर विचार किया जा रहा है? माननीय सदस्य ने हैंडीक्राफ्ट के लिए सवाल पूछा है, फिर भी मैं हैंडलूम के लिए भी मैं बता देती हूँ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा, और इसमें ज़्यादा महिला जुड़ी हुई है। और उनके प्रमोशन के लिए जो सवाल में पूछा गया कि किस तरह से उनको प्रमोट किया जाता है, तो कई तरह के हैंडीक्राफ्ट के मेले लगते हैं। कोविड के काल में भी हम लोगों ने नेशनल फेयर जो लगता है 2 बार लगता है पूरे देश में, सूरजकुंड मेला, जयपुर फेयर, और इसके साथ में जैसे इलाहाबाद कुंभ मेले में भी स्टॉल लगाए जाते हैं जिसमें 300 से ज़्यादा स्टॉल लगते हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया जाता है। ऐसे छोटे पैमाने पे स्टेट के कैपिटल में गांधी शिल्प बाजार होता है जिसमें 40 से 50 लाख का खर्चा होता है, और प्रदर्शनी होती है 2 टायर शहर में भी ऐसे, जिसमें राजस्थान में भी इस तरह के कई फेयर लगे हैं जिसमें उनको प्रमोट किया गया है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री डांगी जी। राजस्थान के हस्तशिल्पियों दस्तकारों हेतु सीकर व अलवर जिलों में अर्बन हाट स्थापित किए जाने के लिए दिनांक 31/7/2009 को राज्य सरकार द्वारा परियोजना प्रस्ताव प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाए गए थे। तत्पश्चात समय समय पर लगातार स्मरण पत्र भी जारी किए गए, लेकिन स्वीकृतियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या भारत सरकार सीकर में अर्बन हाट की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों? धन्यवाद।
राजस्थान से अब तक 82 अलग अलग क्राफ्ट्स मेलों का पिछले 3 सालों में आयोजन किया गया है और आपने जो प्रस्ताव भेजा है इसमें वहाँ पूरे देश में 60 जगह के ऊपर हमारे हैंडीक्राफ्ट की ऑफिस होती है और उसके माध्यम से जब आते हैं, जिस तरह से बात हुई कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर अगर कोई काम करेंगे तो शिल्पकार के लिए हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। गुजरात एकमात्र स्टेट है जो महिला आर्थिक विकास निगम के माध्यम से ऐसे लोगों को प्रमोशन के लिए मौका भी देता है। जहां हमारे टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहीं पे भी जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जितने भी आर्टिजन्स हैं उनको वहां स्थान दिया गया है। हम ये अपर हाउस में है, हम लोगों को हमारे आर्टिजन को पहचान के उनको प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। जिस तरह से उनको अवार्ड, शिल्प गुरु अवार्ड दिए जाते हैं, उनको कई अवार्ड से सम्माना जाता है। कभी कभी विदेश से जो लोग हमारे यहाँ आते हैं या तो जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं तो हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई चीज अवश्य लेके जाते हैं। तो ऐसे शिल्प गुरुओं को पहचान कर उन लोगों को साथ में हमको उनको प्रमोट करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद। माननीय कामाख्या प्रसाद तासा जी। चेयरमैन सर, थैंक यू सर। मैंने मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मंत्री जी इसे अवार्ड है, पीयूष जी भी यहाँ पर है। आसाम में पाट, मूंगा और एड़ी, ये आसाम का सिल्क सबसे जाना जाता है और मिट्टी का जो काम है तीनों आसाम के महत्वपूर्ण एक स्थान दिया है, लेकिन तीनों एंडेंजर्ड पोजीशन में है। इसके लिए मिनिस्ट्री ने, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने क्या कदम उठाया है और इनका बुनकर और आर्टिसन के लिए क्या व्यवस्था लिया है, काइंडली मंत्री जी बताएं। बहुत अच्छा सवाल है और मैं आसाम का जिक्र इसलिए भी करना चाहती हूं कि किस तरह से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हो गया है। जिस तरह से रेल मंत्रालय से अभी तय किया गया कि हर एक स्टेशन के ऊपर अपने अपने क्षेत्र की वन स्टेशन वन स्टॉपेज के ऊपर जो चीज़ होती है उसके लिए हम बढ़ावा देंगे। आसाम के अंदर गुवाहाटी के अंदर जब विस्टाडोम का ओपनिंग किया गया तब वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल भी लगाए गए, मुख्यमंत्री आए, उन्होंने बहुत प्रमोशन किया। जो एरी का प्रश्न पूछा, वहाँ ज़्यादातर लोग आज तक एरी खा जाते थे। वहां सरकार के साथ में मिलकर सिल्क बोर्ड ने एक बहुत अच्छे से एक एमओयू साइन किया है जिसमें कोस्टल एरिया जो है गुवाहाटी का, जहां पे उनको किसानों को प्रोत्साहित करके वहां उनका एरी के प्लांट लगाए जाए और उसी से सरकार खरीद करके इसी से सिल्क बनाया जाए। क्योंकि पूरे देश में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में बहुत अच्छे से सिल्क का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से अभी पीयूष जी ने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए टेक्सटाइल ने बहुत बड़ा रोल है। इसमें टेक्निकल टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स हो या तो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की चीजें हैं। अभी भी ऐसे ईपी जो हैंडलूम की प्रोडक्ट का एक फेयर दिल्ली में चल रहा है और ज्यादातर लोगों को इनको कैसे प्रमोट करना है तो ऑनलाइन भी उनको जेम पोर्टल पे भी लाया गया है जिससे हम लोग इस चीजें खरीद सके। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा, किसी भी सवाल के जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं तो उसकी प्रक्रिया है, बीच में आप बाधा मत डालिए। अगर हाउस को प्रोसीजर और रूल से चलाना चाहते हैं तो उसे चलने दीजिए। आप बीच में इस तरह से मतलब हाफ एन आवर है, दूसरे तरीके आपके हो सकते हैं जो भी माननीय मंत्री से मिल ले, लेकिन इस तरह से दृश्य उत्पन्न करेंगे तो दूसरे जो आपके साथी हैं उनको वंचित कर रहे हैं सवाल पूछने से और बाद में आप लोग आते हैं कंप्लेन लेकर के हमें मौका नहीं मिला। आप कम से कम चेयर की जो मजबूरी हो समझने की कोशिश करिए। डॉक्टर वी शिवदासन, प्लीज बी ब्रीफ एंड मंत्रियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बी ब्रीफ इन योर आंसर्स प्लीज। I am sure that the programs like Craft Mela or Craft Utsav, whatever, that will help to increase the income of artisans and workers, those who are working in textile sector. But the picture of artisans and workers are very pathetic now. Proper functioning of textile mills are very necessary for conducting this kind of melas. So my question is whether the textile mills under the National Textile Corporation is functioning properly and whether the employees are getting proper salary as their wage. ये सवाल इससे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन एनटीसी मिल के नहीं लेकिन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग ग्लोबली कैसे मार्केट कैच करें, किस तरह से उनकी चीज़ें अच्छी बने, किस तरह से ज़्यादा लोग उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ में उसको एक्सपोर्ट कर सके या तो यहाँ भी कर सके। देश में भी आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हमें लोकल फॉर वोकल, जो हम लोग अपने पास से लोगों को जो चीज़ चाहिए वो खरीदते हैं तो उनकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ क्लस्टर लगते हैं सरकार के माध्यम से सभी जगह के ऊपर। प्लीज 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 प्लीज
तो उसी तरह उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयत्न किए हैं। जिस तरह से हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से जुड़ने के लिए हम लोगों ने कलाकारों या तो उनके जैसे जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे मीरा चानू जी को हैंडलूम डे के ऊपर हम लोगों ने हैंडलूम डे के समय उनको प्रमोट किया गया कि वो प्लेयर के साथ साथ में हैंडलूम का भी काम करती है। तो इसी तरह हम सबकी फर्ज बनती है कि हमारे पास कितने ऐसे शिल्पकार हैं, कैसे ऐसे आर्टिजन हैं जिनको प्रमोट करने के लिए हम ही इसकी चीज़ का उपयोग करें। दिवाली के समय पे या तो जैसे कोई फेस्टिवल होता है, कोई गिफ्ट देने के समय हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से ऐसे लोगों को पहचान कर आगे लिया जाए। थैंक यू। डॉक्टर अमर पटनायक। Thank you, sir. Sir, the answer describes the action which has been taken by the government for safeguarding and awarding the skilled artisans. सर, आज इस सेक्टर में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो मास्टर क्राफ्ट्समैन है, उनका बच्चे जो हैं वो क्राफ्ट्स को लेना नहीं चाहते हैं, उसमें रहना नहीं चाहते हैं। आपका एक स्कीम है 2 में, नंबर 2 में आपने लिखा हुआ है सपोर्ट टू आर्टिजन्स इन इंडिजेंट सर्कमस्टांसेस स्कीम। 60 साल से ज्यादा लोगों जिनका होगा उनको यह अवार्ड दिया जाएगा। आप यंग जो है, उनका बच्चे जो हैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, हर स्टेट में रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और आपका जो 252 लोग हैं, 252 क्राफ्ट मेलाज आप किए थे एंटायर साल में सारा देश के लिए, इसको 5 गुना करिए। जाओ अच्छा है। और जो अवार्ड की बात करते हैं, इसमें जो गुरु है, जो लुप्त होती जा रही कला के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी किया है कि उनको डिस्प्ले रखे, लोग देखें कि इस तरह से नई जनरेशन इसमें आए। जैसे पाटन का पटोला गुजरात से बन रहा है, एक ही परिवार इसमें काम करता था, लेकिन उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज ओडिशा दिवस है, आप लोग वहीं से आते हैं, उनकी शुभकामना भी है। सबसे ज़्यादा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के लोग जुड़े हुए वहीं से भी है, और वहीं पे भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम लोग उनके लिए, मैं मेले के लिए मैं बता रही हूँ कि 3 प्रकार के मेले होते हैं, जिसमें लोकल लेवल पे प्रदर्शनी होती है, फिर उसके आगे 2 टायर का प्रदर्शनी होती है, फिर नेशनल और एक्सपोर्ट करने के लिए 5 जो शिल्प गुरु होते हैं उनको हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए अदर कंट्री में जो 15 जितनी बड़े दुनिया के कंट्री में जब मेले लगते हैं तभी उनको हम भेजते हैं। प्लीज क्वेश्चन नंबर 320 माननीय एम षणमुगा जी। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, through you, I want to ask the minister, why the delay of this forming the committee of the MSP? And another one is, the union government also promised zero budgeting based agriculture in Tamil Nadu after our leader Thiru Stalin became the chief minister as promised in DMK election manifesto. A separate agriculture budget was presented exclusively for the welfare of farmers. I would like to know whether the union government will follow the Dravidian model in presenting zero budget based statement exclusively for farmers, which the Prime Minister also promised in November. Thank you. माननीय मंत्री जी। सभापति जी, माननीय सदस्य ने समिति के बारे में पूछा है, तो मैं सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप सरकार समिति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्राकृतिक खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और किसानों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाएगी। वो समिति विचार करके अपनी रिपोर्ट देगी। इस मामले में सरकार की कार्यवाही प्रचलित है और संयुक्त किसान मोर्चे के लोगों प्लीज आपस में बात ना करें, माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं। प्लीज। हम लोगों ने नाम मांगे हैं, उनसे वार्तालाप चल रही है। जैसे ही नाम मिलेंगे वो समिति का गठन कर दिया जाएगा। जहाँ तक शून्य बजट खेती के बारे में हमारे मित्र ने कहा, तो मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि कुल मिला के प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती के लिए प्रधानमंत्री जी का बल है और यह निश्चित रूप से आज की आवश्यकता भी है। इस बार के बजट में भी इसका उल्लेख किया गया है। पहले भी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की दृष्टि से केंद्र सरकार काम कर रही थी। परंपरागत खेती
कि हमारी जो योजना है उसके अंतर्गत प्राकृतिक खेती के लिए भी हम लोग काम कर रहे थे और जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों के परिणाम अच्छे हैं, दोनों के लिए योजनाएं हैं और मैं समझता हूँ जैविक खेती में 6 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबा में आज खेती हो रही है और अधिकांश जो कृषि उत्पाद का निर्यात हो रहा है वो भी ऑर्गेनिक में ही है और इसी प्रकार से प्राकृतिक खेती में भी 4 लाख हेक्टेयर तक हम लोग पहुँच गए हैं और अब इस पर मिशन मोड में काम करने वाले हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, thank you, sir. Now the union government restrict the sugar export of 8 million tons. माननीय मंत्री, हाउस स्टैंड्स एडजर्न 1 बज चुके हैं टिल 2:30 PM।